हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं। इसके लिए हम क्विज़ का भी आयोजन करते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के गठन हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2001, दूसरा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2001 और सी है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पहले लोकसभा में पारित किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 2000 को यह लागू करते ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कौन थे। पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा है माधवराव सप्रे और डी है सुंदरलाल शर्मा। तो जो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे वे थे सुंदरलाल शर्मा। 1905 में बंगाल के विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर क्षेत्र था वह बंगाल को दे दिया गया और कोरिया, चांग भखार, जसपुर, सरगुजा इत्यादि जो क्षेत्र थे उसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। चूँकि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था, इसीलिए वह जो मानचित्र था वह क्लियर नहीं था, जिसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में क्लियरली बनाया कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र इस प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के जो स्वप्न दृष्टा कौन कहलाए, वे कहलाए पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, गौरेला पेंड्रम मरवाही के स्वप्न दृष्टा कौन थे। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी सुंदरलाल शर्मा, सी अरुण कुमार और डी राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, यहाँ पर ए जो है वह पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है, तो गौरेला पेंड्रम मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है जिसकी स्थापना 10 फरवरी 2020 को की गई। लेकिन इसके जो स्वप्न दृष्टा थे ये कौन थे, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो थे वे गौरेला पेंड्रम मरवाही के स्वप्न दृष्टा रहे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो पहला है ए ऑप्शन डी एन सहाय, बी अरुण कुमार, सी अनुसुईया उइके, डी सुयोग्य कुमार। ठीक है, तो डी एन सहाय जो थे वे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे और अनुसुईया उइके जो हैं वे वर्तमान में राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वे थे अरुण कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो अरुण कुमार है वह सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी या डी शिवनाथ। तो गंगा जो है वह छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, वहीं नर्मदा भी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। उसके बाद महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है जो कि 858 किलोमीटर लंबी है और 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। परंतु शिवनाथ जो है वह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और महानदी से 4 किलोमीटर ज़्यादा बहती है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो उत्तर होगा महानदी, और अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो उत्तर होगा शिवनाथ नदी। ठीक है, अब मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए गौरलाटा, बी नंदीराज, सी बदरगढ़ या डी दलहा पहाड़। तो जो गौरलाटा है वह सामरीपाट बलरामपुर ज़िले में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और नंदीराज जो है वह दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो कि बैलाडीला का पहाड़ में स्थित है और यहाँ से संखरी नदी निकलती है। बदरगढ़ जो है वह कबीरधाम जिले में स्थित है और मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी स्थित है। तो यही आंसर होगा सी, बदरगढ़ जो है वह सबसे ऊँची चोटी है मध्य छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रायपुर में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रायपुर में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है और रायपुर के बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि मांढर, तिल्दा, तेंदुआ, केसला इत्यादि क्षेत्र हैं जहां पर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी जो है चूना पत्थर वह सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं 9वां प्रश्न, अंकुरी नाला किस नदी पर स्थित है। ए महानदी, बी शिवनाथ, सी महादई या डी हसदेव नदी। तो महानदी पर अंकुरी नाला स्थित नहीं है, शिवनाथ पर भी स्थित नहीं है। अब हसदेव नदी के बारे में देख लेते हैं। हसदेव नदी जो है वह कोरिया ज़िले से निकलती है देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, और देवगढ़ की पहाड़ी से निकलने के बाद यह कोरिया में अंकुरी नाला अमृतधारा जलप्रपात बनाती है। इस प्रकार अंकुरी नाला जो है उसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है और यह किस नदी पर स्थित है, हसदेव नदी पर।
इसके बाद 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि अलेक्जेंड्राइट कहाँ पाया जाता है। ए भानु प्रतापपुर, बी कबीरधाम, सी सेंधमुड़ा या डी कोंडागांव। तो जो भानु प्रताप ऑप्शन है वहाँ लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कबीरधाम के एकलामा चिली कलामा में भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। सेंधमुड़ा और लाटापारा 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अलेक्जेंड्राइट यानी गरीबों का रत्न जो है या गरीबों का अभिशापित रत्न है यह पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सेंधमुड़ा में अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न की बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ होती है। ए सोनहत, बी कोरिया, सी लोरमी या डी जसपुर। तो सोनहत जो है वहाँ पर कोकिंग कोल प्राप्त होता है और यह कहाँ स्थित है, कोरिया में ही स्थित है। तो बॉक्साइट की प्राप्ति नहीं हो रही है। सी है लोरमी, यहाँ से जो है वह बॉक्साइट की प्राप्ति नहीं होती है। डी है जसपुर, जसपुर में बहुत सारे पार्ट हैं जैसे कि पंडरा पार्ट और जसपुर पार्ट, यहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही होगा, जसपुर। इसके बाद 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ए रावघाट, बी एकलामा चिली कलामा, सी हाहालद्दी या डी तीनों सही हैं। तो लौह अयस्क की जो प्राप्ति है वह जो है धारवाड़ चट्टान में पाई जाती है और कांकेर के रावघाट से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और कबीरधाम के एकलामा चिली कलामा से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त कांकेर में एक और स्थान है हाहालद्दी, यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा डी तीनों सही, यानी कि तीनों स्थानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि अबूझमाड़ की पहाड़ी में वन पाए जाते हैं। तो अबूझमाड़ का जो क्षेत्र है वह नारायणपुर जिले में स्थित है और अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ठीक है, आपको याद होगा कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है और जो नारायणपुर क्षेत्र है वह जो है वह पश्चिम में स्थित है। तो आप यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर साल होता है तो इधर क्या होगा, सागौन। ठीक है, तो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर सागौन वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है महानदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, सोन अपवाह तंत्र या गोदावरी अपवाह तंत्र। तो मैंने आपको अपवाह तंत्र वाले वीडियो में बताया था कि महानदी अपवाह तंत्र जो है वह सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र, उसके बाद सोन नदी अपवाह तंत्र और सबसे छोटी अपवाह तंत्र जो है वह नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, जिससे छत्तीसगढ़ की केवल 2 नदियाँ बंजर और टाडा कबीरधाम जिले से निकलकर मिलती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 15वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ए छत्तीसगढ़ी, बी मैथिली, सी भोजपुरी या डी कोसली। तो यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। आप जो है वह छत्तीसगढ़ी को जो है वह तुक्का मार सकते हैं, परंतु यह जो है वह गलत होगा। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है उसे CGPSC ने कोसली लिया है, यानी कि ऑप्शन डी कोसली जो है वह सही आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं 16वां प्रश्न, लात नदी कहाँ से निकलती है। तो लात नदी जो है वह कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए सिहावा, बी मुंगेर, सी रदन या डी नंदीराज। तो लात नदी जो है वह सरायपाली जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, यहाँ पर रदन की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी और क्या बोलते हैं इंद्रावती। वहीं नंदीराज से बात करें तो संखिनी नदी निकलती है। तो यह स्पष्ट है कि रदन की पहाड़ी जो कि सरायपाली महासमुंद में स्थित है, यहाँ से लात नदी निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं कि घोंघा किसकी सहायक नदी है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि डी मनियारी नदी से मनियारी नदी की जो सहायक नदी है वह है घोंघा। ठीक है, इसके अलावा छोटी नर्मदा और आगर जो है वे भी मनियारी की सहायक नदियां हैं। मनियारी जो है वह मुंगेली ज़िले से निकलती है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि 18वां प्रश्न, दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है। अहिरन, हसदेव, शिवनाथ या महानदी। तो महानदी जो है वह दुर्ग से होकर नहीं बहती है और शिवनाथ नदी जो है वह दुर्ग से होकर बहती है, यानी कि जो दुर्ग है वह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। हसदेव नदी मैंने आपको बताया कि कोरिया ज़िले से निकलती है और वह जो है वह कोरबा क्षेत्र से होते हुए जांजगीर चांपा क्षेत्र में जाकर महानदी से मिल जाती है। और अहिरन नदी जो है वह हसदेव की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, शिवनाथ नदी। सी ऑप्शन जो है वह आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं 19वां प्रश्न, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। डंकिनी, संखिनी, कोटरी या चिंतावागू। तो जो डंकिनी और संखिनी नदी है वह दंतेवाड़ा से निकलती है और कोटरी नदी जो है वह राजनांदगांव के परलकोट क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर परलकोट विद्रोह भी हुआ था, आपको याद रखने की आसानी होगी। तो कोटरी नदी जो है वह दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह जो है दक्षिण पश्चिम बेसिन का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ी इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी हुई। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा, कोटरी नदी। इसके बाद 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडारण कहाँ है। तो ए कोरबा, बी रायगढ़, सी सूरजपुर या डी कोरिया। तो
छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वह मांड नदी घाटी क्षेत्र, जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ है। तो सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र कौन सा होगा? बी, रायगढ़। ठीक है। इसके बाद 21वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि सिलियारी नदी में कौन सा बांध बनाया गया है? रुद्री बांध, मिनी माता बांध, माडम सिल्ली बांध या गंगरेल बांध? तो इसका सही आंसर होगा माडम सिल्ली बांध, जो कि 1923 में सिलियारी नदी पर बनाया गया है और यह धमतरी जिले में स्थित है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धमतरी में माडम सिल्ली बांध का दौरा करते हुए जो माडम सिल्ली बांध है उसका नामकरण स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 22वां प्रश्न, सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ जलप्रपात जो है वह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, कोरिया जिले में यह स्थित नहीं है। आप याद रखिएगा, सूरतगढ़ जलप्रपात जो है वह बस्तर संभाग में स्थित है। तो बस्तर संभाग के जिलों को देखिएगा, तो मध्य में स्थित है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा जिले में सूरतगढ़ जलप्रपात जो है वह स्थित है। अब देख लेते हैं 23वां प्रश्न, गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो सिलियारी नदी पर तो यह नहीं बना है, इंद्रावती नदी पर भी चित्रकूट और तीरथगढ़ बना है। और इसके बाद देख लेते हैं मुनगा बहार जो है उस पर तीरथगढ़ बना है, सॉरी। और सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, यह सुकमा जिले में है। अब 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह दुर्ग होगा, क्योंकि दुर्ग में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि अलसी का सबसे अधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है? कोरिया, राजनांदगांव, रायगढ़ या बलरामपुर? तो 2 ज़िले हैं वहाँ पर एक से अधिक कहना चाहिए कि उत्पादों का उत्पादन होता है, वे हैं राजनांदगांव और बलरामपुर। तो आप स्पेसिफाइड कर लीजिएगा कि बलरामपुर ज़िले में कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है और राजनांदगांव ज़िले में कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अलसी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह होता है बलरामपुर ज़िले में। ठीक है। इसके बाद 26वां प्रश्न देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 2001, दिसंबर 2002, दिसंबर 2003 या दिसंबर 2004 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दिसंबर 2003 में। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना दिसंबर 2003 में की गई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती योजना में किस जिले को शामिल नहीं किया गया? याद रखिएगा, नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। तो जैविक खेती जो योजना है वह छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के लिए प्रारंभ की गई थी और शेष जिलों के एक विकासखंड को जैविक विकासखंड के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसके तहत वे ज़िले जहां पर सिंचाई की व्यवस्था उत्तम नहीं है उन्हें जैविक ज़िले के रूप में घोषित किया गया है। तो जो बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा के क्षेत्र हैं यहाँ पर सिंचाई की सुविधा जो है वह अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर इन्हें जैविक ज़िले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। और कोंडागांव ज़िले जो है वहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, इसलिए इसे जैविक खेती योजना से बाहर रखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं 28वां प्रश्न कि हरियाली प्रसार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2005, 6, 3, 4, 6, 7 और डी यहाँ पर डबल हो गया है, 6, 7 ही है, ये गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2005-6। हरियाली प्रसार योजना का जो प्रारंभ है वह 2005-6 में किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितना तेंदुपत्ता होता है, यानी कितना तेंदुपत्ते होते हैं? तो तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। याद रखिएगा, मानक बोरा होता है वह, उसमें 50,000 तेंदुपत्ता होता है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब याद रखिएगा। इसके बाद है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? ये पुराना नहीं है, पुराना है। ठीक है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो था वह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसका जो नाम है उसे बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? सेंधमुड़ा, लाटापारा, कटे कल्याण या मनपसार? तो टीन का जो सर्वाधिक भंडारण है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भारत के सिनारियों में कि छत्तीसगढ़ जो है वह एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है और यहाँ से 100% टीन का उत्पादन भारतवर्ष में होता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है वह टीन का उत्पादन भंडारण वह कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा के कटे कल्याण नामक क्षेत्र में टीन का भंडारण है। ठीक है। इसके बाद गर्म पानी का फव्वारा किस ज़िले में स्थित है? तो आपको याद होगा गर्म पानी का फव्वारा जो है वह तातापानी में स्थित है। और तातापानी कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? तातापानी आता है बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, दुधवा जलाशय कहाँ स्थित है? तो दुधवा जलाशय जो है वह धमतरी में स्थित है। और दुधवा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? यह दूध नदी पर नहीं बना हुआ है, याद रखिएगा, यह बना है महानदी पर। ठीक है। और 1963 में धमतरी जिले में इसका निर्माण किया गया था।
इसके बाद देख लेते हैं 34वां प्रश्न, सर्वाधिक नीलगाय किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो नीलगाय जो है वह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अधिक पाए जाते हैं। तो बारहनवा पारा मध्य छत्तीसगढ़ का है। तमोर पिंगला जो है वह उत्तर छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में पाया जाता है। बादलखोल जो है वह जसपुर में है और सीता नदी जो है वह धमतरी में है। तो इसका सही उत्तर होगा तमोर पिंगला बी, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है तमोर पिंगला अभयारण्य। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया। तो 1981, 82, 83, 84 में जो सही आंसर होगा वह होगा 1983। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1981 में। इसका जो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है वह है 1258 और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने वनोपजों का समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। 23, 7, 25 या 24। तो इसका सही आंसर होगा 25, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है और उनकी संख्या कितनी है 25। ठीक है। अब देख लेते हैं 37वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस का ऑप्शन है 26, 27, 28, 29 नवंबर, जिसका सही आंसर होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था और इसी समय से प्रत्येक 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 38वां प्रश्न है कि बिजहा योजना या शुरुआत जो है वह किसके द्वारा की गई है। खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवार कल्याण विभाग, राजभाषा आयोग। तो बिजहा योजना जो है वह राजभाषा आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह जो प्रश्न है वह एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखिएगा। बिजहा योजना जो है वह राजभाषा आयोग द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न, शंकर गुहा नियोगी ने 1976 को किस पार्टी का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ महासभा या छत्तीसगढ़ भातृ सभा। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना शंकर गुहा नियोगी ने 1983 को की थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना इन्होंने की थी 1976 को। तो सही ऑप्शन होगा 1976 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है। तो आपको याद रहेगा शंकर गुहा नियोगी ने 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया था। इस प्रकार आज का MCQ क्वेश्चन समाप्त करते हैं। हम फिर से आपसे इसी प्रकार के MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।